फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बिहार पुलिस के पैटर्न के अनुसार प्रश्न को देखेंगे, जो ये दूसरा सेट है। और इससे पहले कल मैंने एक सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो भारतीय संविधान में जो कि भाग 17 भाषा से संबंधित है, उसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राजभाषा का मतलब होता है कि वैसा भाषा जो उस देश के अंदर सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जा रहा हो। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि पूरा देश उस भाषा को बोल रहा हो। तो हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, चूंकि पूरा भारत में हिंदी नहीं बोला जाता है। जैसे बंगाल में बंगाली, दक्षिण में जैसे तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न हिस्से में अलग अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस छेद, पर प्लस छेद, परिच्छेद, छेद, परछेद। तो इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, और राम पत्र लिखता है। दरअसल सकर्मक और अकर्मक ये दो प्रकार की क्रियाएं इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अकर्मक का मतलब होता है कि बिना कर्म का। जैसे अ का मतलब हिंदी में नहीं होता है, यानी कि बिना कर्म वाला जो सेंटेंस है या वाक्य है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म भी है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चूंकि यहाँ मैं बालक को जगवाता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसमें भी है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि गेहूं पिस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? घर, भुवन, गिरी, गेह। तो घर, गृह और गेह ये सब का अर्थ एक है, जबकि भुवन का अर्थ अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। टू डाई विथ ऑनर इज बेटर, लाइफ विथ डिसऑनर या नो एरर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओमिट मतलब इसका विपरीत या विलोम शब्द कौन सा है? एक्सक्लूड, इंक्लूड, अंडरटेक या ऐड। तो इसका अपोजिट वर्ड इंक्लूड होगा। ओमिट का मतलब बाहर या अलग, तो इंक्लूड मतलब शामिल होता है। अगला है क्वेश्चन कि फाइंड द राइटली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर डिस्कर्ण हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जर्मनी, जापान, फ्रांस या इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम रूप से पराजित होने वाला धुरी राष्ट्र का सदस्य जापान था, क्योंकि इसी पर
हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराया गया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तारीख थी। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में जो 5 परत हैं उसमें ओजोन परत समतापमंडल के अंदर ही पाया जाता है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जबकि केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू डियाज 1487 तक आया था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया, जबकि भारत पहुंचने का प्रथम सफल प्रयास ये वास्को डी गामा का रहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी। उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया आंकी गई थी। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, या बाजार का आकार पर, या ये सभी? तो किसी देश का आर्थिक विकास की निर्भरता वहां के प्राकृतिक संसाधन पर भी होता है, पूंजी निर्माण और बाजार किस प्रकार का, मतलब उसका आकार, इसके लिए तीनों आवश्यकता है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा? तो राष्ट्रीय आय किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण ये भारत में आरबीआई को सौंपी गई है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे या जिनेवा? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा है, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 दूरी तक जा सके? 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 से 45 डिग्री का कोण, 36 से 30 डिग्री का कोण, या 36 से 15 डिग्री का कोण? तो ये बात समझ लेना है कि अधिक दूरी जाने के लिए इसको कहते हैं 36। तो गेंद ज्यादा दूरी तक जाए इसके लिए इस कोण पर मारा जाना चाहिए जो ये 45 डिग्री का एंगल हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य ये केरल का है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी पर, हिरोशिमा पर, टोक्यो पर, या हांगकांग पर? तो सब पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को फेंका गया था, जबकि ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया था और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की, या युगोस्लाविया की? तो ये चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या बैडमिंटन? तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों के गुरु, सभी सूफी संतों में श्रेष्ठ, या सूफियों की समस्याओं के लिए लड़ने वाली परंपरावादी शिक्षक? तो सूफी परंपरा में पीर सूफियों के गुरु को कहा जाता है। शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी केरल में है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर? तो पृथ्वी जो है इस पर 2 टाइप के लाइन है। एक ये है पैरेलल लाइन, तो इसको
या इसको क्षैतिज लाइन भी कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं, और एक है इस तरीके से जिसे देशांतर कहते हैं। तो चूंकि पृथ्वी पर ये सभी काल्पनिक रेखा है, मतलब पृथ्वी पर कहीं पर भी ऐसी रेखा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कल्पनाओं में है, मतलब मैप पर ये दर्शाया गया है। और पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360 है, जिसमें 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और इसके ठीक अपोजिट वाला यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप या चंद्रमा का आकर्षण? तो सुनामी का महत्वपूर्ण कारण समुद्री सतह पर भूकंप है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये इंग्लैंड की देन है, मतलब इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? लद्दाख, पश्चिम घाट, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी तमिलनाडु? तो भारत के लद्दाख यानी लेह वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम, गुजरात, कश्मीर या सिक्किम? तो बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी? तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, और ये दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये है नर्मदा और ये है ताप्ती। तो यहाँ पर चूंकि नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ताप्ती नदी। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं को प्राकृतिक दीवार की काम करती है? अरावली, हिमालय, विंध्या या सतपुड़ा? तो ये हिमालय है जो भारत के उत्तरी सीमा को दीवारों के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं थी? एक दूसरे पर आक्रमण करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप, और एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना। तो ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, और उसमें ये 3 बात को शामिल किया गया था, जबकि ये उसमें शामिल नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? मतलब रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? तो रक्त के थक्का के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट का आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर अस्कर चला सकता है, या केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है? तो यह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, लोहा, सीसा, नर। तो इसमें स्वतंत्र अवस्था में सोना पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी एसीटोन। तो ऑक्सी हाइड्रोजन के ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? रक्त का संचारण आनुवांशिकता के नियम, ट्यूबरकल, बैसिलस, पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो ये प्रतिजैविक है। दीर्घकाल कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशी में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतु की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अपक्षय या लैक्टिक एसिड का जमाव। तो इसका सही आंसर लैक्टिक एसिड के जमाव से होता है। टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका का जेल ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया को मार देती है, ऑप्शन बी में है जर्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, ऑप्शन सी है नमी को सोख लेती है, ऑप्शन डी है बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। तो इसका मेन काम होता है नमी को सोखना। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसी पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है कि इसका क्या है? अति सूक्ष्म आकार है, अति विशाल आकार है, अति उच्च घनत्व है या अति निम्न घनत्व है। तो इसका मेन कारण है अति उच्च घनत्व। शरीर के अमाशय एवं अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवन। तो ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। तो इसका सही आंसर होगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। इसका कारण कोशिका तो नहीं होता है, वरना बाकी सभी का यही कारण है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुत्तर मतलब कि कम, दीर्घतर यानी कि अधिक, लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है या कोई परिवर्तन नहीं। तो जब झूले पर बैठी हुई स्थिति में अगर झूल रही है और वो खड़ा हो जाए तो उसकी काल अवधि छोटा हो जाएगा, मतलब लघुत्तर हो जाएगा। ये 5 मैथ के क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% वृद्धि हो गई थी। तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मान ले कि पहले कपड़े का मूल्य रहा होगा 10 और बिक्री भी होगा 10, तो वो हिसाब से इसकी कमाई होगी 100। 10 मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे हमें बार बार प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 100 मानेंगे तो एक बार ये मात्रा आने के बाद दोबारा आपको करना पड़ेगा, मतलब वक्त बहुत हो जाएगा। और जब ओरिजिनल मान ना दिया हो तो आप 10 मानिए या 20, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर कपड़े के मूल्य 25% कम कर दी जाए, यानी कि पहले 10 था तो 10 का 25% 2.5 होता है, तो अब कम कर दें तो हो जाएगा 7.5। तो बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी कि पहले अगर 10 हो रहा था तो 10 का 20% का मतलब है 2, अब बिक्री होगा 12। तो वो हिसाब से ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84 और 12 5 60, यानी कि अब वो 90 कमा रहा है। पहले कमा रहा था 100 और अब कमा रहा है 90, यानी कि क्या हो रहा है? पहले से उसे 10% हानि हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वो 10% अब नुकसान होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी और 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफी दोनों नहीं पीते हैं? है कि यहाँ पर भी पीने वाला का दिया हुआ है, यहाँ पर भी पीने वाला का दिया हुआ है, ये भी पीने वाला का है। तो हम पीने वाला के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं, इसमें डबल कर देना है।
सबसे पहले कॉमन वाला डालना है कि 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 10 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ अगर हम चाय लिख दें, कॉफी, तो देखते हैं चाय 40% लोग पीते हैं, तो 40 में 10 तो यहाँ कॉमन इस घेरे में है ही, मतलब कि यहाँ पर कितना आना है 30। और 50% लोग कॉफी पीते हैं, तो 50 में 10 तो यहाँ मौजूद है ही, यानी कि यहाँ होगा 40। तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं कि 30 और 10 40 से 40 80, यानी 80% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी या चाय या कॉफी इस तरीके से कुछ ना कुछ पीते ही हैं। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं? तो जब 80% पीने वाले हैं तो 100 माइनस 80 कर देना है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 माइनस 80 करेंगे, यानी कि 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो अगर शेषफल 46 है तो भाज कितना होगा? तो पहले हम इसे इस तरीके से डायग्राम बनाने, ये दिया गया है शेषफल की जगह 46, और कहा गया है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो मतलब ये कितना होगा 230। और ये भी कहा गया है कि भाजक अपने भागफल का 10 गुना, अगर ये 10 गुना है तो भागफल कितना होगा 23। तो हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो बैठा देते हैं 230 गुना 23 प्लस 46, तो ये गुना करेंगे 23 को 23 से, तो हो जाएगा 529 और ये एक 0 और प्लस 46। तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 6 9 4 13, 2 और 1 3 और 5 53 36। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई काम बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तो अब दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे? देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और इसमें यह समझना है कि जो मजदूर ज़्यादा वक्त ले रहा है मतलब उसका क्षमता कम है, और जो मजदूर अगर कम वक्त ले रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर सीधे-सीधे समय क्षमता के उल्टा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है ए और बी की क्षमता, क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं, जिसे ई से डिनोट करते हैं। तो ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि क्षमता की बात कही गई है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो समय टाइम यहाँ लिख देते हैं, तो ये 1 टाइम लेता है तो ये 3 टाइम लेता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर लेता है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये 3 से 2 कम समय ले रहा है, और इसी का मान यहाँ पर दिया गया है 40 दिन। चूंकि ये हमारे पास 1 और 3 ये ओरिजिनल मान नहीं है, ये एक यूनिट है, तो ओरिजिनल मान 40 है, तो इसलिए इसको जब हम कट करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 20 दिन। मतलब कि ए इस काम को करने में 20 दिन लेता है, और बी इसे करने में 20 तिहाई 60 दिन लेता है। तो पूछा गया है कि दोनों मिलकर इसे कितना दिन में करेंगे? तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उस पर हम बताते हैं। ए 20 दिन में करता है और बी 60 दिन में। ए 20 दिन में और बी 60 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 60, इसका क्षमता आ जाएगा 3, इसका 1, दोनों मिला देंगे तो क्षमता हो जाएगा 4। तो 60 काम है और 4 क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 15 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ए और बी एक कार 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं कार बी तथा सी 24 दिन में, और सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तो अकेले सी उस कार को कितने दिन में करेंगे? ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, देख लेते हैं। ए और बी
8 दिन में करता है। बी और सी 24 दिन में करता है। ए और सी 8 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 24, इसका क्षमता आ जाएगा 3, 1 और ये 3। इधर इसको ऐसे कर देंगे क्योंकि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो इसको 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी, क्षमता को जोड़ेंगे, 3 और 3 6 1 7, टोटल 7 आया है। तो अगर 2 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 3.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कुल क्षमता 3.5 है, और हमसे पूछा गया है कि सी अकेले उसे कितने दिन में कर पाएगा। तो अगर हम इसमें ए और बी की क्षमता को डाल दें, यहाँ से उठा करके 3, तो बचेगा इसमें किसकी क्षमता, सी की। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ए और बी और सी का कुल क्षमता 3.5 है, जबकि ए और बी का 3 है, तो हम समझ लेते हैं उधर। ए प्लस बी प्लस सी का कुल क्षमता कितना आया है, 3.5, जबकि ए प्लस बी का क्षमता है 3, तो सी का कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें ए बी का मान रख देंगे तो सी का मान हो जाएगा 0.5, यानी क्षमता, और इसका एलसीएम आया था 24, तो 24 को 0.5 से भाग लगा देंगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और हो जाएगा 0.5, 48। 48 पंचों की 20, 8 45, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसको ही 48 बना लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी। लोगों ने अभी कुल 50 क्वेश्चन को देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस सेशन से बने रहें। ये आज बिहार पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2 था, और ये कंटिन्यू एग्जाम तक चलता ही रहेगा, तो इससे बने रहें। शुक्रिया।